अब यहाँ पे देखो आप, क्या 15 4 से डिवाइड हो सकता है क्या लास्ट का 2 नंबर? नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। क्या 10 4 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। क्या 20 4 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो ऑप्शन सी आ सकता है। क्या 30 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा आंसर। तो एक ही ऑप्शन बचेगा आपका, ऑप्शन सी 10022 10,022 आपका क्या है? करेक्ट आंसर। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का गितेश कुमार अमरोहित सर के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीजीपीएससी सीसेट से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहां पर प्राप्त करेंगे। तो सीजीपीएससी सीसेट का जो गणित विषय है उस पर आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर यह समझ लेते हैं कि ये जो सीसेट शब्द है ना, ये जो सीसेट विषय है, सीसेट शब्द है, इसका अर्थ क्या है। तो अगर आप यहाँ पर सीसेट शब्द के सीसेट का फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। अभी जो एप्टीट्यूड शब्द है इससे क्या आशा है, इसका क्या अर्थ है? तो एप्टीट्यूड का अर्थ है किसी भी कार्य को करने की क्षमता या योग्यता। आपकी जो क्षमता है, आपकी जो योग्यता है ना, आपके अंदर जो स्किल्स है उसको इस्तेमाल करके आप किस प्रकार किसी कार्य को करते हैं, है ना। यदि आपको कोई टास्क दिया जाता है या कोई कार्य दिया जाता है करने के लिए, तो उसको आप अपनी क्षमता का प्रयोग करके किस प्रकार करेंगे, तो यही क्या है? आपका एप्टीट्यूड है। अब अगर मैं इस आप एप्टीट्यूड विषय को देखेंगे तो इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग विषय हैं। तो अब अगर मैं इस एप्टीट्यूड विषय के अंदर गणित विषय की बात करूं, गणित के संदर्भ में अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, तो यहाँ पर इससे आशा यह होगा कि गणित के क्षेत्र में जो आपकी क्षमता है या गणित के क्षेत्र में जो आपकी समझ है उसका इस्तेमाल करके आप किस प्रकार किसी कार्य को करते हैं या उस क्षेत्र से संबंधित कार्य को करते हैं, तो यही क्या होगा? गणित के क्षेत्र में आपका एप्टीट्यूड होगा, है ना। तो यहाँ पर गणित के क्षेत्र में एप्टीट्यूड का यहाँ पर हमने क्या मतलब समझा कि गणित की समझ का आप किस प्रकार उपयोग करके, इस्तेमाल करके आप किसी कार्य को करेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है हमसे ओवरऑल यही जानना चाहता है, जो एग्जामिनर है हमसे यही जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, जिस भी पर्टिकुलर क्षेत्र का एप्टीट्यूड टेस्ट आपको लिया जा रहा है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आपकी योग्यता क्या है, आपकी क्षमता क्या है। अब यहाँ पर हम ये भी बात कर लेते हैं कि किस प्रकार हम अपने स्किल को, अपनी क्षमता को यूज़ करके, अपनी क्षमता का प्रयोग करके इस सब्जेक्ट को हमको पढ़ना है, इस गणित के सवालों को हमको हल करना है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे हमको इस जो सब्जेक्ट है, इस गणित विषय है, इसको डील करना है। अब यहाँ पर हम जिस पॉइंट्स की बात कर रहे थे कि सब्जेक्ट को हमको कैसे डील करना है, तो उस हम पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर में ये बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? फार्मूला याद करते हैं, हर एक टॉपिक के लिए फार्मूला याद करते हैं। तो आप अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे तो ऐसे करके आप 100-150 टॉपिक पढ़ेंगे तो 100-150 फार्मूला हो जाएगा। तो ऐसे में तो आप ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। आपको ऐसा मेथड यूज़ करना है जो ईजी और सिंपल है और क्या है? एफिशिएंट है। आपको ऐसा मेथड यूज़ करना है जो इजी है, सिंपल है और एफिशिएंट है और उसमें समय भी कम लगे। तो यहाँ पर बोलने का आशय यह है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का रेशियो देख के यहाँ पे आपको वर्क करना है कि मैं कितना इनपुट लगा रहा हूँ तो मेरे को कितना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। अब अननेसेसरी हम बहुत सारे फॉर्मूलेस हम नहीं याद करेंगे, तो हमको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्चुअल वे में ही सॉल्व करना है। सारे कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर होंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके, अलग अलग प्रकार के शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करके हम क्या करेंगे? एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं आगे क्वेश्चन में भी आपको ले चलूँगा, बहुत ही ईजीएस्ट वे में, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा, बहुत ही कम समय में सॉल्व करके दिखाऊंगा, है ना। बट यहाँ पर जो मैं आपको समझाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ, ये इसलिए नेसेसरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट का जो सार है, ये जो ओवरव्यू है, आप इसको समझ पाएँ। अब देखो, दूसरा यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। ये जो इस विषय के आपके जो क्वेश्चंस हैं, तो इस विषय के जो क्वेश्चंस है उसको आपको बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है। बहुत ही कम समय मतलब लगभग आपको 30 सेकंड से कम समय, 30 सेकंड से भी कम समय में, या फिर आप बोल सकते हैं लगभग आपको 30 सेकंड में ये जो टॉपिक है, ये जो गणित विषय है, इसके प्रश्नों को आपको हल करना है। अगर इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आपके मेथड में या फिर कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, उसमें गड़बड़ है ना। तो हमको क्या, हम आज से आप ध्यान रखेंगे, स्मार्ट वर्क करना है, ऐसे मेथड यूज़ करने हैं जो
सिंपल है, टिपिकल नहीं है, एफिशिएंट है और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। जो भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं या जिस भी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वो निर्धारित समय सीमा में आपका जो प्रश्न पत्र है उसको हल करते। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आपको अभी एक क्वेश्चन से समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम कैसे इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक आप जो कॉलेज, स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ते थे नॉर्मल अप्रोच, उससे थोड़ा हट के यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच को मैं यूज़ करूँगा। अब देखो क्वेश्चन में बोला है दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर ये डाटा इंटरप्रिटेशन, ये जो टॉपिक है इसका एक क्वेश्चन है, ये बार ग्राफ दिया हुआ है। ये ERMS एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल जो अभी 2024 में रिसेंटली इसका पेपर हुआ था, तो उसका ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ग्राफ विभिन्न वर्षों में एक स्कूल में 11वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में उपस्थित और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या को दर्शाता है। किस वर्ष में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है? इन विच ईयर द पास परसेंटेज इज द हाईएस्ट। तो यहाँ पर ये बोला है कि पास परसेंटेज कौन से ईयर में हाईएस्ट है। 4 ईयर दिया है, 19, 20, 21 और 22। तो चारों में से कौन से ईयर में पास परसेंटेज अधिक है ना। अब ये जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर से ये शो किया हुआ है, ये अपीयर्ड इन एग्जाम बोला है लाइट ब्लू कलर से, और ये लाइट येलो कलर से आपको यहाँ पर क्या दिया है, पास्ड इन एग्जामिनेशन। 2 कैंडिडेट्स आपको दिए हुए हैं। अच्छा, 2019 में आप देखेंगे पास कितना है 74 और अपीयर्ड कितना है 80। वैसे ही 2020 में देखेंगे पास्ट कितने 64, अपीयर्ड कितने एग्जाम में कितने बैठे हैं 70। ऐसे करके आपको 4 डिफरेंट ईयर्स का यहाँ पे पास और अपीयर्ड का डाटा दिया है। अब देखिए अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, पास परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ फॉर्मूला भी दे दिया है, बट जैसे मैं परसेंट पढ़ाऊंगा ना तो और डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे परसेंट निकालते हैं, तो किसको न्यूमरेटर में रखते हैं, किसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, क्यों ऐसा होता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए पास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंट में किसको बदलना है, पास को, तो पास ऊपर आएगा। पास को आप सॉरी यहाँ पर पास परसेंटेज है ना, देखिए पास परसेंटेज आप निकालेंगे तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में क्या आएगा, परसेंट में किसको बदलना है, कितने पास है उसको परसेंट में बदलना है, तो ऊपर में न्यूमरेटर में कितना आएगा, पास्ड कैंडिडेट्स आ जाएगा। अब जितने पास हैं उसको आप कंपेयर किससे करते हो, जितने एग्जाम में अपीयर्ड होंगे उसी से तो कंपेयर करोगे। तो नीचे क्या आ जाएगा, अपीयर्ड आ जाएगा, स्टूडेंट्स अपीयर्ड आ जाएगा, और फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए आप क्या करोगे, इंटू 100 कर दोगे। तो इस तरीके से पास परसेंटेज निकल जाएगा। अब आप यहाँ पर खुद सोचो, अगर आप नॉर्मल अप्रोच से सॉल्व करते हो तो डिफरेंट ईयर्स के लिए जब आप सॉल्व करोगे और चारों ईयर्स के लिए पास परसेंटेज निकालोगे तो आपको यहाँ पर कितना समय लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। तो इसका भी यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए अगर मैं पास अपॉन ये, अगर मैं कंपेयर करूँगा सभी के पास परसेंटेज को कंपेयर करूँगा सभी ईयर के, तो 100 तो सब में कॉमन है, तो 100 लिखने से तो मतलब नहीं है वैसे भी। और दूसरा यहाँ पे किसका पास परसेंटेज सबसे ज़्यादा आएगा, तो एक बात आप समझना, ये जो फ्रैक्शन बन रहा है पास अपॉन अपीयर्ड करके, ये जो भी फ्रैक्शन है पास अपॉन अपीयर्ड करके, तो जिसका भी फ्रैक्शन बड़ा होगा या जिसके भी फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होगी वहाँ पे पास परसेंटेज ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। जिसका भी ये जो आपने पास अपॉन अपीयर्ड करके जो फ्रैक्शन बनाया है, तो जिसका भी ये फ्रैक्शन वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसका भी फ्रैक्शन ये बड़ा होगा उसका पास परसेंटेज ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1/1 फ्रैक्शन है 1/2 और एक फ्रैक्शन है 1/3, अब दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। अब दोनों में से पास परसेंटेज आप निकालोगे तो परसेंट किसका ज़्यादा आएगा, दोनों में से यदि आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज किसका ज़्यादा आएगा। तो देखिए 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन सा है, 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन सा है, आपका 1/2 बड़ा है, 1/2 आपका 1/3 से बड़ा है ना, 1/2 आपका 1/3 से क्या है, बड़ा है। तो जब आप परसेंट निकालोगे ना तो 1/2 आपका बड़ा है, 1/2 यहाँ पर जो जब आप परसेंट निकालेंगे तो इस 1/2 से जो आप ये जो 1/2 जो फ्रैक्शन है इससे आपने जो परसेंट में कन्वर्ट किया है तो उसके परसेंट की वैल्यू ज़्यादा आएगी। एकदम कॉमन सेंस से समझते हैं, 1/2 50% होता है और 1/3 33 1/3% होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1/2 1/3 से बड़ा है ना, तो परसेंटेज के फॉर्म में भी यहाँ पर 50% 33 1/3% से बड़ा होगा। ठीक है। एक और यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल 1/2 और 1/4 दोनों में से कौन सा बड़ा है? तो यहाँ पर 1/2 बड़ा है। तो जब आप इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 1/2 वाले का परसेंट ज़्यादा आएगा और 1/4 वाले का परसेंट कम आएगा, क्योंकि 1/2 है, ये जो 1/2 है वो 1/4 से ज़्यादा है। क्लियर है? तो वैसे ही हम क्या करेंगे, सारे ईयर्स के लिए पास अपॉन ए पीरियड का जो फ्रैक्शन है उसको कंपेयर कर लेंगे, और जिसका फ्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे पास परसेंटेज आपका ज़्यादा होगा। जैसे देखो एक 2019 में अगर आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 74/80 आएगा। 2020 में जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 64/70 आएगा। 2021 में आप फ्रैक्शन बनाएंगे तो 79/85 आएगा, और 2020 में बनाएंगे तो 70/75 आएगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन को कंपेयर करने का भी सबसे आसान तरीका है, आप डिफरेंस को सेम कर दो। ठीक है। देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। एक बार आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो ये 30 सेकंड से भी कम समय में बन जाएगा, लगभग आपका 10 सेकंड में ये बन जाएगा। बट कॉन्सेप्ट को अभी समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं एक आपको एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से हमको इसके क्वेश्चंस को डील करना है। अब देखो अगर मैं बोलूँ 1/2 2/3 सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। 3/4 4/5। अब देखो सब में डिफरेंस सेम है, सब में एक एक का डिफरेंस है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एक एक का डिफरेंस है। तो अब क्योंकि ये पहला तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरा सभी में ये यहाँ पर देखेंगे एक एक का डिफरेंस है, तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा या जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे देखो 4 सबसे बड़ा है, 4 3 2 1 से बड़ा है। 5 को भी देखेंगे 5 4 3 2 से बड़ा है, तो 4/5 जो होगा वो 1/2 2/3 और 3/4 तीनों से बड़ा होगा। ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं 6/5 लिख देता हूँ, इसका भी डिफरेंस एक है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 6/5 और सबसे छोटा क्या हो जाएगा 1/2। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं। अब जब देखोगे ना 74/80 का डिफरेंस कितना है 6 का, 64/70 में भी 6 का डिफरेंस है, 79/85 में भी 6 का डिफरेंस है। अब तीनों का डिफरेंस सेम है, इसमें डिफरेंस 5 का है, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। अब समझिए तीनों में 6 का डिफरेंस है, और बड़ा कौन सा है? देखो 2021 वाले में 79/85 सबसे बड़ा है, इसका न्यूमरेटर भी बड़ा है डिनोमिनेटर भी बड़ा है। तो इसका मतलब 2019 20 और 21 को कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा पास परसेंटेज 2021 में होगा। तो इसका मतलब 2019 तो नहीं आएगा आंसर, इसका मतलब 2019 तो नहीं आएगा आंसर। देखो 2019 तो नहीं आएगा आंसर, 2020 भी नहीं आएगा। अब कंपेयर करते हैं 2021 और 2022 को। देखो 2021 और 2022 को कंपेयर करते हैं तो ये है 79/85, यहाँ कितने का डिफरेंस है 6 का, और 70/75 को ना और कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि कट रहा है तो काट दो, क्योंकि बाद में तो डिफरेंस इक्वल करना ही है। तो 14×5 = 70, 15×5 = 75, तो ये आ गया 14/15। अब यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, लेकिन 79/85 में 6 का है, तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा तब तो कंपेयर करेंगे। तो जब आप डिफरेंस में जो भी मल्टीप्लाई करते हो ना, वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका जितने का डिफरेंस आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं उतने का डिफरेंस मेंटेन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1 × 6 करूँगा ना, या यहाँ पे 6 का डिफरेंस मेंटेन करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 × 6 = 84 और 15 × 6 = 90। ठीक है। और इधर 79/85। अब देखो यहाँ भी 6 का डिफरेंस है और इसमें भी 6 का डिफरेंस है। अब इसमें से बड़ा कौन सा है? 84 बड़ा है। न्यूमरेटर को ले देख लो या डिनोमिनेटर को देख लो, तो इसका मतलब 84/90 आपका क्या होगा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे इस 2021-2022 के लिए सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहाँ पे होगा? 2022 में। तो जब आप 2022 का पास परसेंटेज निकालेंगे या 84/90 को जब आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा परसेंट यहीं पे आएगा। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पास परसेंटेज कहाँ पे होगा? सबसे ज़्यादा पास परसेंटेज आपका ईयर 2022 में होगा। ठीक है। तो देखिए हमने फ्रैक्शन से
कंपेयर करके कैसे हमने कहाँ पे पास परसेंटेज ज़्यादा है ये निकाल लिया। अब अगर आप इसको बेसिक अप्रोच से अगर आप सॉल्व करते हैं, नॉर्मल अप्रोच से पूरा आप कैलकुलेशन करके पूरा पॉइंट के बाद आप 2-3 डिजिट के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता। तो हमको यहाँ पर पहले तो कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो बहुत ही आवश्यक है। सब्जेक्ट की गहरी समझ आपको होनी चाहिए, सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप जो इस प्रकार के प्रश्न हैं उसको हल कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे, है ना। और ये जो सब्जेक्ट है, ये जो ओवरऑल टॉपिक है, जो विषय है, इसे आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड कहा था, अभी जब मैंने स्टार्ट किया था तो एलिमिनेशन मेथड के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, तो उसको यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, CG सेट 2024 में आया था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ग्राफ का अवलोकन कर उचित उत्तर देवे। ट्रैवल एजेंसी की आमदनी आपको दी गई है, करोड़ में दी गई है। ये जो बार ग्राफ है आपका, ये एक ट्रैवल एजेंसी की आमदनी यहाँ पर आपको दर्शाती है, ठीक है। विभिन्न वर्षों के लिए 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 विभिन्न वर्षों के ट्रैवल एजेंसी की जो आमदनी है करोड़ में, यहाँ पर ये जो बार ग्राफ है आपको दर्शाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, पिछले वर्ष की तुलना के प्रतिशत के संदर्भ में, है ना, पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत के संदर्भ में किस वर्ष बिक्री कारोबार में अधिकतम वृद्धि हुई, ठीक है। यानी आपको बोल रहा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में किस ईयर में जो परसेंट इंक्रीमेंट है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में जो प्रतिशत वृद्धि है वह अधिकतम हुई, ठीक है। अब 4 ऑप्शन आपको दिया है, ABCD 2015, 16, 18 और 17। अब चारों ऑप्शन को हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप चारों ऑप्शन को अगर आप एक एक बार लेके सॉल्व करेंगे ना, तो काफ़ी आपका यहाँ पर काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते जाना है, और लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वही ऑप्शन क्या है, आपका आंसर है ना। तो ये जो एलिमिनेशन मेथड है सबसे सही और सबसे सटीक और सबसे आसान तरीका है, स्मार्टेस्ट वे है MCQ को सॉल्व करने का, ठीक है। तो आपका फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके इस एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप MCQs को सॉल्व करें। अब देखो, अगर मैं 2015 की बात करता हूँ, अलग अलग यहाँ पे ईयर दिया है। 2015 में अगर मैं प्रतिशत वृद्धि देखूँ तो 2015 में प्रतिशत वृद्धि मेरे को यहाँ पर देखने के लिए, है ना, या कंपेयर करने के लिए पिछला वर्ष मेरे को यहाँ पर चाहिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2015 से प्रीवियस ईयर का डाटा दिया है क्या, नहीं दिया है। तो यहाँ पर 15 का हम प्रतिशत वृद्धि निकाल पाएंगे क्या, भाई नहीं निकाल पाएंगे। तो 2015 तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 2015 के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर का डाटा ही नहीं है। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। अब देखो, अब यहाँ पर 2016 में चलो यहाँ पर वृद्धि हुआ है, 2017 में यहाँ पर कमी हुआ है। देखो, पिछले वर्ष की तुलना में 16 की तुलना में 17 में यहाँ पर कमी हुई है। तो क्वेश्चन में आपको वृद्धि पूछा है ना कि कमी, है ना। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि आपको वृद्धि बताना है ना कि कमी। तो 2017 में तो कमी हो रहा है पिछले वर्ष की तुलना में, तो ये ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। अब बचेगा 2 ऑप्शन, और इस 2 ऑप्शन को लेके आप चेक कर सकते हैं। आपका 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट चुका है, ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, 2016 के लिए चेक करते हैं। देखो, 2016 के लिए अगर मैं चेक करूँगा तो लगभग ये 190, 195, आप 200 भी मान सकते हो। मैं इसको मोटा मोटा आसपास 180 मान लेता हूँ, और इसको 60 मान लेता हूँ 2015 को। तो अब यहाँ कितने का वृद्धि हुआ है, 180 माइनस 60 करोगे तो 120 की वृद्धि हुई है, ठीक है, 120 की वृद्धि हुई है। अब जब इस 120 को, जब भी आप परसेंट चेंज आप निकालते हैं, है ना, जब भी प्रतिशत परिवर्तन आप निकालते हैं, तो प्रारंभिक मान से ही कंपेयर करते हैं, इनिशियल वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं, है ना भाई। अगर आप चेंज को आप कंपेयर करना है, अगर परिवर्तन को कंपेयर करना है, तो किससे कंपेयर करोगे, प्रारंभिक मान से ही करोगे ना। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप बहुत बदल गए हैं। जैसे आपने किसी पर्सन को कहा कि आप बहुत बदल गए हैं, तो बदल गए हैं से आशय क्या है, बदल गए से आशा ये है कि आप बदल गए हैं, अब पहले जैसे नहीं रहे, मतलब जैसे पहले आपका स्वरूप था अब वैसा नहीं है, आप बदल चुके हैं। तो जब भी आप चेंज बता रहे हैं तो आप इनिशियल वैल्यू से ही चेंज बताएंगे ना, कि पहले जैसा था वैसा नहीं है। तो यहाँ पर भी आप प्रतिशत वृद्धि बताएंगे तो इनिशियल से ही कंपेयर करेंगे, है ना। जब भी परसेंट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालना है तो ऑलवेज इनिशियल से कंपेयर किया जाता है।
तो 120 को जब 60 से कंपेयर करोगे ना तो लगभग ये दोगुना है, लगभग दोगुना है। तो दोगुना है मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 200% की, है ना। ये जो 120 को मैं अगर 60 से कंपेयर करूंगा तो लगभग ये क्या है? दोगुना है। दोगुना है मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 200% की वृद्धि होगी। ऐसे भी आप देख लो 120 को 60 से कंपेयर करो तो ये कितना होगा? 2/1 होगा। मतलब प्रति एक आपके पास कितना है? 2 है। तो प्रति 100 आपके पास कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि होगी भाई? 200% की। यहाँ पर मैंने और डिटेल से थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया, बट इतना डिटेल की आवश्यकता नहीं थी, है ना। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ लगभग दोगुने का वृद्धि हुआ है। और पूरा परसेंट निकाल के कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, पूरा काट वाट के आंसर लाने का आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसी को 2018 को चेक करते हैं। तो ये 250 है और यहाँ पे 17 में 150 था, 250 के आसपास है। तो लगभग कितने का डिफरेंस है? 100 का। अब इस 100 को अगर आप कितने का वृद्धि हुआ है? 100 का। इस 100 को यदि आप तुलना करोगे 150 से तो लगभग यहाँ पर आपका देखिए 150 को 100 से तुलना करोगे आप तो ये 100 जो है इस 150 का 1 गुना भी नहीं है ना भाई। अगर मैं बात करूं 150 का 1 गुना 150 होगा तो जितना वृद्धि हुआ है वो 1 गुना से भी कम है। तो अगर 1 गुना से कम है तो कितने का वृद्धि होगा? मतलब 100% से कम का वृद्धि होगा। 100% से कम का वृद्धि होगा। 100% से कम की वृद्धि होगी। अब कॉमन सेंस से यहाँ पर देखो दोगुने से ज़्यादा की, यहाँ पर लगभग दोगुने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर दोगुने से, यहाँ पर तो 1 गुने से भी कम की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे आप जब परसेंट निकालेंगे तो यहाँ पर परसेंट इंक्रीमेंट ज़्यादा किसका आएगा? 2016 का। ठीक है। 2016 में लगभग 200% की वृद्धि होगी और 2017 में 100% से 2018 में 100% से भी कम आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा 2016 होगा। ठीक है। तो करेक्ट आंसर कितना आया? 2016। तो देखो कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते गए। फिर हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा, फिर उस 2 ऑप्शन में भी हमने एक ऑप्शन को चूज़ किया, है ना। तो इस तरीके से अगर आप एलिमिनेट करते जाएंगे तो आपका जो एडिशनल जो डाटा है, बहुत सारे जो डाटा है वो कम होते जाएंगे, है ना। आप अपने आंसर के और नज़दीक पहुँचते जाएंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, ये आपका हॉस्टल सुपरिटेंडेंट 2024 में आया था, इसको भी यहाँ पर मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त हो। द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5, 6 द रिमाइंडर इज 2 इन ईच केस। अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा है आपको ऐसी संख्या बतानी है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसे आप 3, 4, 5 और 6 से यदि विभाजित करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हर केस में आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 12 है, आपको इसको डिवाइड करना है। 12 सॉरी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 11। अब अगर आपको इस 11 को 2 से डिवाइड करना है तो 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 10। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो ये जो एक रिमाइंडर है, अब रिमाइंडर का अर्थ क्या होता है यहाँ पर कि आपने जिस वैल्यू को डिवाइड किया है, डिवाइड होने के पास आपके पास कुछ पार्ट एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो क्या है? रिमाइंडर है। अब देखो यहाँ पर अगर ये रिमाइंडर नहीं बचेगा इसका मतलब जो आपकी वैल्यू है वो क्या है? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, है ना। अगर रिमाइंडर नहीं बच रहा है इसका अर्थ क्या होगा? आपकी जो वैल्यू है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस 11 में, अगर ये मेरा रिमाइंडर नहीं बचता, इस 11 में अगर मैं 1 से माइनस कर दूंगा, है ना, अगर इस रिमाइंडर को मैं एक्चुअल वैल्यू से अगर मैं घटा दूंगा तो मेरे यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू पहले जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, है ना। मतलब यहाँ पर ये जो 10 है ये 2 से क्या होगा? कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, है ना। 11 क्या है? आपका डिविडेंट है। 2 क्या है? आपका डिविज़र है। तो आप जब डिविडेंट में रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो जो ये जो वैल्यू बनेगी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी? रिमाइंडर से, ये क्या होगी? डिविज़र से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी, है ना। जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ठीक है, चलो एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो फॉर एग्जांपल 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 सत्ते 14, रिमाइंडर आया 1।
अब अगर इस 15 में अगर मैं 1 से माइनस कर दूंगा, इस 15 को जो रिमाइंडर है उसको मैं एक्चुअल वैल्यू से जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उससे माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगा, डिविज़र से जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो वैसे ही यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ठीक है, चारों ऑप्शन में से मैं क्या करूँगा, चारों ऑप्शन में रिमाइंडर से माइनस कर दूंगा। तो जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू आपकी 3, 4, 5 और 6 से क्या होनी चाहिए, कम्प्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। तो सब में 2 माइनस कर देते हैं। 10,017 में 2 माइनस करोगे तो 10015 आएगा। इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में माइनस करोगे तो 10010 आएगा। सी में माइनस करोगे तो 10020 आएगा। डी में माइनस करोगे तो 10030 आएगा। अब देखो, आप किसी भी एक वैल्यू को पकड़ लो, 3, 4, 5 और 6 में से किसी भी एक आप डिजिट को पकड़ लो, किसी भी एक नंबर को पकड़ लो और इससे आप एलिमिनेट करते जाओ, है ना। इससे आप डिवाइड करके देखो और एलिमिनेट करते जाओ। जैसे 5 से चेक करूंगा तो सबके लास्ट में 0 और 5 है। मैं 4 से चेक करता हूँ तो 4 से विभाजिता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 4 रूल आपका क्या बोलता है कि यदि आप लास्ट किसी भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का जो 2 अंक है, अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1016, अब 16 4 से डिवाइड होगा तो 1016 भी 4 से डिवाइड होगा। 1 2 3 4 4, यहाँ पे 44 4 से डिवाइड होगा तो ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे देखो आप, क्या 15 4 से डिवाइड हो सकता है क्या लास्ट का 2 नंबर? नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। क्या 10 4 से डिवाइड हो सकता है? क्या नहीं होगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। क्या 20 4 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तो ऑप्शन सी आ सकता है। क्या 30 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा आंसर। तो एक ही ऑप्शन बचेगा आपका, ऑप्शन सी 10022, 10,022 आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। और जब मैं नेक्स्ट टॉपिक चालू करूँगा तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा, हम परसेंटेज टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे परसेंट से रिलेट करके, परसेंट और रेशियो एंड प्रपोर्शन से रिलेट करके मैं सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे करवाते जाऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आज हम इतना ही करते हैं। बाहर थोड़ा सा यहाँ पर नॉइस हो रहा है ना। आप सभी के लिए जो हमने ये सेशन रिकॉर्ड किया है इसमें थोड़ा सा डिले हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। अब परसों से जितनी भी क्लासेस हैं वो आपकी रेगुलर चलेंगी, है ना। परसों से आपका हर 2-2 दिन में ये जो मैथ्स का वीडियो है ये पूरा आपका हर एक टॉपिक वाइज पूरा वीडियो आते जाएगा, ठीक है। ये अपलोड हम करते जाएंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही करते हैं, बाहर थोड़ा सा नॉइस हो रहा है। चलिए, सभी को गुड बाय।